हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, तो एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस में। जैसा कि हमने अपना क्लास 10 सोशल साइंस की सीरीज चालू कर रखी है, और इसी सीरीज में हमने जो है पार्ट 1 जो वीडियो अपलोड करी है उसमें हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था विकास क्या होता है, भारत के अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होते हैं, गरीबी क्या होती है, मुद्रा और शाख क्या होता है, और वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था क्या होती है। यानी हमने इसको डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ लिया था। तो आप पढ़ने से चैप्टर जो है 70% हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। पर सर कई बार ये होता है कि हमें केस स्टडी सामने दी जाती है और हमें समझ नहीं आता कि हम उस केस स्टडी में करना क्या है और उसको कैसे सोल्व करना, किस तरीके से अप्रोच करना है जिससे हम कम से कम समय में ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स को ला पाए। तो बच्चों के इसी कमेंट पे बच्चों ने बहुत सारा कमेंट करा था मुझे कि सर केस स्टडी भी कराओ और एमसीक्यू भी कराओ। तो बच्चों के इसी कमेंट पे ऑल इन वन क्लासेस जो है केस स्टडी जो आपके लिए बना के लेकर आई है। हम ये देखेंगे कि किस चैप्टर से किस तरीके से केस स्टडी पूछा जाता है और कैसे हमें इसका आंसर ढूंढना होगा। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या होना है, सबसे पहले हम केस स्टडी करेंगे। तो जो दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने सबसे पहले केस स्टडी की तरफ। देखो बच्चों, ये जो बच्चों केस स्टडी है ये क्या है, पिछले कुछ रिपीटेटिव ईयर्स में कंटिन्यूसली सीबीएसई के द्वारा हमारे बोर्ड में पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो मैंने क्या करा, उन्हीं का एक पूरा सेट बना दिया जिससे कि हमें क्या हो, ये भी रहे कि पेपर में आए हुए क्वेश्चन है और हम जो है बढ़िया से कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को अप्रोच कर सके, सोल्व कर सके। तो बच्चों ये कह रहा है, राम और मोहन दोनों एक ही गांव में रहते हैं। ठीक है, राम जो है मासिक आय यानी प्रति महीने 20,000 रुपये कमाता है, लेकिन उसके गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा नहीं है। ठीक है, यानी राम जो है 20,000 रुपये कमाता है लेकिन उसके गांव में ना तो हॉस्पिटल है कोई, ना ही कोई स्कूल है। लेकिन मोहन जो है 15,000 रुपये कमाता है लेकिन उसके गांव में एक अच्छा सा स्कूल भी है और अच्छे से हॉस्पिटल भी है, और साथ ही साथ वहाँ का वातावरण क्या है, बिल्कुल साफ है, यानी लोग साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को पढ़ के हमें क्या पता लगा कि ये विकास के रिलेटेड, यानी चैप्टर नंबर 1 जो हमने पढ़ा था उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन को जो है पूछा जा रहा है, यानी उसके रिगार्डिंग हमें जो है एग्जामिनर टेस्ट कर रहा है। तो बच्चों क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, किस व्यक्ति का विकास स्तर बेहतर माना जाएगा, ठीक है, और क्यों माना जाएगा। तो बच्चों हमने समझा था सिर्फ पैसा कमाना ही विकास नहीं होता, पैसे के साथ साथ शिक्षा भी होनी चाहिए और स्वास्थ्य भी होनी चाहिए। तो बच्चों जैसे कि हमने ऊपर कैसे नहीं पढ़ा, मोहन मोहन का हम क्या कहेंगे, विकास जो है स्तर बेहतर है। क्यों? क्योंकि मोहन के गांव में देखो बच्चों, ऊपर वाली लाइन में दे रखा अच्छी शिक्षा भी है, अस्पताल भी है, स्वच्छ वातावरण है, हालांकि वो थोड़ा सा बस सैलरी क्या है, कम कमा रहा है। ठीक है, तो बेहतर विकास के लिए हमें क्या चाहिए, सारी चीज, शिक्षा भी होनी चाहिए, स्वास्थ्य भी होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। दूसरा केस स्टडी क्या पूछेगा, यह उदाहरण किस अवधारणा को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो ये किस अवधारणा का मतलब बच्चा होता है कि आपने कैसे डिसाइड करा। तो बच्चों ये विकास का जो मापदंड है उसके आधार पर हमने ये डिसाइड करा, यानी उस अवधारणा को ये स्पष्ट करता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम चलते हैं अपने दूसरे केस स्टडी की तरफ। एक शहर में कारखानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे रोजगार तो बढ़ा लेकिन प्रदूषण भी बढ़ गया। इससे लोगों के सांस की बीमारी होने लग रही है। ठीक है, तो अब बच्चों इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले बच्चों, अब देखो बच्चों कंफ्यूज यहाँ होता है, सर ये एक लाइन में तो इन्होंने पूरा केस स्टडी दे दिया, अब इसमें हम समझे क्या, यानी हमें समझने में दिक्कत हो जाती है कि किस चैप्टर से रिलेटेड है। तो बच्चों ये जो है देखो, कारखानों की संख्या बढ़ रही है यानी रोजगार, हमें धड़ल्ले से पेड़ काट दिए, धड़ल्ले से जो है क्या कर रहे हैं, जंगल में जो जानवरों को मारना शुरू करा। ठीक है, नदियाँ को पोल्यूटेड कर रहे हैं, प्रदूषण भी इतना फैला दिया है कि वहाँ के लोगों को सांस की बीमारी हो रही है। तो ये कुछ बच्चों विकास के रिलेटेड है, किसके, विकास के रिलेटेड, यानी विकास से संबंधित चैप्टर के बारे में हमें बात करता है। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। हाँ जी सर, इतना तो हमें भी समझ आ गया। तो बच्चों ये बताओ, क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक किस प्रकार के विकास का उदाहरण है, यानी जो हमने विकास करा, हमने फैक्ट्रियाँ लगाई, इससे लोगों को रोजगार मिला, तो ये किस चीज़ का विकास है। बच्चों ये क्या, असतत विकास है। कैसा, असतत विकास। मतलब बच्चों सतत विकास मतलब बच्चों क्या होता है, सतत विकास का मतलब बच्चों होता है कि भविष्य भविष्य को ध्यान में रखते हुए, किसको, भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना। कितने, वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने को क्या कहते हैं बच्चों, सतत विकास कहते हैं। जैसे बच्चों हमने आज अभी तो रोजगार बढ़ा दिया, ठीक है, अभी क्या करा, आज के टाइम में हमने तो रोजगार बढ़ा दिया, लेकिन फ्यूचर, भविष्य में आने वाले बच्चों के लिए हमने क्या कुछ छोड़ा नहीं, उसके लिए हमने क्या छोड़ा, प्रदूषण छोड़ा। क्यों? क्योंकि सारे पेड़ पौधे काट दिए। ठीक है, भविष्य में आने वाले बच्चों के लिए हमने क्या छोड़ा, सांस की बीमारी छोड़ी, क्योंकि जब वो पैदा होंगे तो ऐसे वातावरण में पैदा होंगे जहाँ पे लोग सांस की बीमारी यानी सिलेंडर के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो बच्चों ऐसा विकास आपको चाहिए
कि आपको मैं रोजगार तो दे रहा हूँ 1 लाख रुपए, लेकिन कह रहा हूँ कि 90,000 रुपये आपको बीमारी में फूकना पड़ेगा, हालांकि 1 लाख रुपए की नौकरी है आपकी। तो क्या आपको ऐसा विकास चाहिए? नहीं सर। तो इस तरह के विकास को क्या कहते हैं हम? असतत विकास कहते हैं। इसका समाधान क्या है बच्चों? स्वच्छ तकनीक का उपयोग करना, वृक्षारोपण करना, प्रदूषण नियंत्रण जैसे उपायों को क्या करना? अपनाना। तो इसका समाधान है ये। आई होप आपको ये केस स्टडी भी अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, अगला जो केस स्टडी हमारा होने वाला है, रामू। रामू क्या है? एक किसान है। वह केवल बरसात के मौसम में खेती करता है। किसमें? बरसात के मौसम में खेती करता है, और बाकी समय उसे कोई भी काम नहीं मिलता है। ठीक है। तो अब बच्चों आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामू किस प्रकार की बेरोजगारी से पीड़ित है। ठीक है। तो बच्चों कैसा बेरोजगारी? क्या रामू, देखो रामू एक किसान है, क्या रामू का पढ़ने लिखने के बारे में बोला उसने? नहीं सर। तो ये शिक्षित तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा लोग होता तो साल के साल भर काम करता। अभी देखो किसान ही ऐसा होते हैं हम, जो साल के कुछ महीनों में तो दवा की खेती में काम करते हैं, फिर कुछ महीने उनके पास खाली रहते हैं। लेकिन आप पढ़े लिखे लोग देखोगे, साल के 365 दिन, इवन संडे को भी क्या करते हैं? लगे रहते हैं, काम करने में लगे रहते हैं। उनके लिए तो उन्हें मतलब 1 मिनट की टाइम की फुर्सत भी नहीं रहती। तो शिक्षित बेरोजगार तो हुआ नहीं है। मौसमी बेरोजगार, हाँ सर मौसम के बारे में कुछ बात कर रहा। तो बच्चों एक कैसा बेरोजगारी हुआ? मौसमी बेरोजगारी हुआ। तो रामू कैसा है बेरोजगार? मौसमी बेरोजगार है। ऐसे ही बच्चों अब हम अपना अगले केस स्टडी की तरफ चलते हैं। देखो एक एक लाइन केस स्टडी पूछ रखा है पेपर में, अब इसमें मैं क्या करूँ? इसलिए ये जरूरत हो जाता है कि आप क्या करो, एक बार पहले चैप्टर को पढ़ो, फिर साथ ही साथ आप एक केस स्टडी किसी भी फैकल्टी से देख सकते हो। यूट्यूब पे और भी आपको चैनल मिलेंगे, किसी से भी देख लो, मैं ये नहीं कहता कि मेरे से देखो, पर आप जरूर एक बार देख के जाओ। आपको लगेगा कि ये सर क्या पूछ रखा है, एक एक लाइन में बना के केस स्टडी। बच्चों इसी तरीके से आपको घुमाएंगे। ठीक है। आपका क्या करेगा? आपका दिमाग का एक टेस्ट ले रहे हैं अभी। तो बच्चों देखो, एक गाँव में 10 लोग खेती कर रहे हैं, जबकि 5 लोग से भी क्या है? काम चल सकता है। तो बताओ इस तरीके की बेरोजगारी को क्या कहती है? सर आपने पढ़ाया था, अगर आपने मेरी ऊपर की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख सकते हो, नहीं तो अगर आपने पढ़ रखा है एक बार भी अपने टीचर से कहीं से भी, तो इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो देखो बच्चों, बेरोजगारी के जब हम टाइप्स पढ़ते जाते हो तो एक टाइप आता है परिच्छन बेरोजगारी। कौन सा बेरोजगारी? परिच्छन बेरोजगारी। इस बेरोजगारी में बच्चों पता क्या होता है? इस बेरोजगारी में होता है, जैसे मान लो कोई भी काम है, जैसे आपका मान लीजिए खेत है। क्या ये एक खेत? इस खेत में अगर आप 3 मजदूर भी लगाओगे तो खेती कर लेंगे, वो पूरा तरीके से खेती कर लेंगे 3 मजदूर आराम से। लेकिन क्या है, चूंकि इंडिया में क्या होता है, वो जमीन बहुत सारे किसानों के पास कम होती है, लेकिन परिवार ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि पूरा का पूरा परिवार ही, हालांकि मान लो जैसे ये खेती है, इसका परिवार मान लो 10 जन है। ठीक है। तो इस सिचुएशन में हालांकि 3 लोग मिलकर खेती कर लेंगे, लेकिन परिवार बड़ा है, उनके पास और खेत नहीं है, ना ही उनके पास और कोई काम है। तो क्या 10 के 10 जने इसमें लगे रहते हैं, इसी खेती में काम करते रहते हैं। हालांकि 3 से भी काम चल जाएगा। तो इस प्रकार की जब बेरोजगारी आती है बच्चों, परिच्छन, यानी यहाँ पे 7 लोग क्या है, जरूरत नहीं है, लेकिन हमने क्या कर रखा? रख रखा है। अब क्या करें, और कहीं काम नहीं है, तो चलो भाई खेती में ही काम कर लो अपना, खेती में ही गुजारा, अपना टाइम पास तो हो ही जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले केस स्टडी की तरफ। रीना एक निजी कंपनी में काम करती है। निजी का मतलब यहाँ पे बच्चों प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। जहाँ उसे निश्चित वेतन, छुट्टी और भविष्य निधि भी मिलता है। ठीक है। तो रीना किस क्षेत्र में कार्य करता है बच्चों? संगठित क्षेत्र है। बच्चों निजी क्षेत्र में भी ये नहीं है कि प्राइवेट जॉब आती है आपका शोषण हो जाएगा, नहीं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत बच्चों बहुत ही बड़े बड़े कंपनी हो, जैसे बच्चों रिलायंस, नाम सुना होगा, रिलायंस, टाटा, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जहाँ पे बिल्कुल सरकारी नौकरियों की तरह क्या है, सुविधा दी जाती है। वहाँ पर जो सरकारी में नियम लागू होता है, वही उन कंपनियों में भी नियम लागू होता है। चूँकि देखो रीना को निश्चित वेतन मिलता है, यानी फिक्स सैलरी मिल रही है, टाइम टाइम पर छुट्टी भी मिल रही है। भविष्य निधि का मतलब बच्चों पीएफ ईएसआई, अपने पापा से सुना होगा, अपने पेरेंट्स से सुना होगा, पीएफ मेरा कटता है, मेरा ईएसआई कटता है, तो वो भी उसका कट रहा है। तो बच्चों रीना किस क्षेत्र में काम कर रही है बच्चों? संगठित क्षेत्र में काम कर रही है। रेलवे भारत सरकार द्वारा संचालित सेवा है। ठीक है। यानी रेलवे जो है भारत सरकार ही चलाती है, उसे भारत सरकार के अलावा और भी कोई रेलवे नहीं चला सकता। देखो आपने ये सुना होगा कि दिल्ली की बस को डीटीसी बस कहते हैं, हरियाणा की बस को हरियाणा रोडवेज कहते हैं, पंजाब की बस को पंजाब रोडवेज कहते हैं। ऐसे ही देखो हर स्टेट की अपनी बस होती है, लेकिन कभी आपने सुना है हरियाणा रेलवे, पंजाब रेलवे, दिल्ली रेलवे? नहीं ना। क्या लिखा होता है रेलवे में? इंडियन रेलवे, यानी भारतीय रेलवे। तो रेलवे एक ऐसी चीज़ है जिसको सिर्फ कौन चला सकता है? भारत की सरकार चला सकती है, कोई और आदमी या कोई और सरकार जो है नहीं चला सकती। तो बच्चों रेलवे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बच्चों रेलवे किस क्षेत्र से संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में धीरे धीरे लोग खेती छोड़कर उद्योग और सेवा क्षेत्र में जा रहे हैं। ठीक है, यानी पहले आप देखोगे जब हम देश आज़ाद हुआ था 1947 तक, तो उस समय क्या है 90 से 1995% जो लोग खेती करते थे। लेकिन 2026 जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप देखोगे कि क्या है, उद्योग भी बढ़े हैं, बैंकिंग सेक्टर बढ़ा है। ठीक है, आप देखोगे वो बस कार की सुविधा बढ़ी है, कंप्यूटर क्लासेस खुली है। तो क्या हम थोड़े से उद्योग की तरफ, सेवा क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं और खेती करने को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो ये किस परिवर्तन को दर्शाता है बच्चों? ये बच्चों दर्शाता है क्षेत्रीय बदलाव। यानी क्या हो रहा है, क्षेत्रीय बदलाव। जहाँ आज से 10 साल पहले आपको खेत दिखाई देते थे, हरे भरे जंगल पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, आज आप देखोगे वहाँ पे पक्की सड़कें बन चुकी है, सीवरेज नाली वाली लग चुकी है, कंपनियां खुल चुकी है, नए नए प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे जोड़े जा रहे हैं आपके गांव से। तो कैसा बदलाव हो रहा है बच्चों? ये क्षेत्रीय बदलाव हो रहा है। आई होप बच्चों आपको यहाँ पे भी ये केस स्टडी भी समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अब हम चलते हैं अपने अगले केस स्टडी की तरफ। बच्चों ये भी केस स्टडी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एक बार पूछा भी गया है। रमेश क्या है, एक किसान है। ठीक है सर, उसने फसल उगाने के लिए एक साहूकार यानी जमींदार मान लो, उससे 20,000 रुपये 5% मासिक ब्याज पर उधार लिया। ठीक है, बारिश कम होने की वजह से उसकी फसल खराब होगी और वो ऋण चुका नहीं सका। फिर उसने क्या लिया, दूसरा ऋण लिया। धीरे धीरे वो ऋण जाल में फंस गया। तो यहाँ तक बच्चों हमने क्या है, कहानी सुनी और हमें बढ़िया लगा, कहानी पर कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बच्चों बताओ, रमेश ने ऋण कहाँ से लिया? सर हमें ऊपर दिखाया है रमेश ने ऋण, किसान है उसने ऋण साहूकार से लिया। किससे लिया? साहूकार से। देखो पहला क्वेश्चन का तो आंसर हमें ऐसे ही मिल गया। जरूरी तो ना, देखो घोड़े बनो, गधा भी मेहनत करता है, घोड़ा भी मेहनत करता है, पर लोग जो है क्या किसकी तरह बनने को बोलते हैं, गधे की तरह बनो या घोड़ा बनो, घोड़ा बनो। तो कई बार जरूरी नहीं है कि आप परिश्रम करो, बिल्कुल सिंपली नॉर्मली वो दिमाग लगाओगे, शांत मन से पेपर को पढ़ोगे, तो मेरे हिसाब से 100 में से 20 या 30 नंबर तो आराम से ऐसे ही आप गेन कर लोगे, अगर आप थोड़ा सा भी अपना दिमाग को यूज़ करोगे तो। ठीक है, ये किस स्थिति का उदाहरण है? ठीक है बच्चों, इसमें हमने जैसे देखा किस स्थिति के बारे में बात हो रहा है, इसने क्या लिया, रमेश ने साहूकार से क्या लिया, ऋण लिया। क्या लिया? ऋण लिया। फिर उसने उस ऋण को चुका नहीं पाया। ठीक है, फिर वापस उसने दूसरा ऋण लिया और वो धीरे धीरे क्या हो गया, ऋण जाल में फंस गया। तो बच्चों किस चीज़ का उदाहरण है? क्या उसने कोई बचत करी? नहीं सर। क्या उसने कहीं निवेश करा, यानी पैसा उधारी लेकर और नई जमीन खरीद ली? नहीं सर। उस वो किस में फंस गया बेचारा, ऋण जाल में फंस गया। यानी एक ऋण को उतारने के लिए उसे दूसरा ऋण लेना पड़ गया। रमेश को ऋण कहाँ से लेना चाहिए था? आप बताओ, आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा मुद्रा और साख। किससे पहले पूछा गया है चैप्टर? मुद्रा और साख से, यानी वो लोन और क्रेडिट से पूछा गया, मनी एंड क्रेडिट चैप्टर से पूछा गया है। तो बच्चों रमेश को ऋण कहाँ से लेना चाहिए आपके हिसाब से? तो सबसे पहला बच्चों, हमें जब भी ऋण यानी जब भी हम पैसा उधार लेना चाहिए, तो हमारा पहला प्रेफरेंस जो क्या होना चाहिए, फर्स्ट प्रीफरेंस, पहला हमारा पसंदीदा चॉइस क्या होना चाहिए, हम हमेशा किससे ले, बैंक से ले। ठीक है बच्चों, सीता और गांव की 15 महिला। अब हम चलते हैं अपने अगले केस स्टडी की तरफ। एक सीता है और गांव की 15 और महिलाओं ने मिलकर एक एसएचजी ग्रुप बनाया। ठीक है, सभी महिला हर महीने 100 रुपये क्या करती है, बचत करती है। और उन्होंने क्या करा, एक बैंक से ऋण लेकर सिलाई का काम भी शुरू करा और अब वह आत्मनिर्भर भी क्या हो गया, बन गई है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें पता चला ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसके रिगार्डिंग हमसे ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बच्चों, इस समूह को क्या किया जाता है? सर अगर हम ध्यान से पढ़े तो ऊपर इन्होंने नाम दे दिया गया एसएचजी, एसएचजी ग्रुप बनाया। ठीक है, और एसएचजी ग्रुप को ही क्या कहते हैं बच्चों, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो देखो पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी आपको? नहीं, बस आपको क्या करना था, क्वेश्चन को पढ़ना था, ऊपर की केस स्टडी पढ़नी थी और अपना थोड़ा दिमाग लगा के इसका आंसर कर देना था। ठीक है, इस व्यवस्था का मुख्य लाभ क्या है बच्चों? सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का मुख्य लाभ क्या है? कम ब्याज पे। हाँ जी सर, देखो अब 20 + 21 महिला, अब 21 महिला यानी 21 महिला अगर 100 रुपये भी जमा कराएगी तो कितने रुपये हो गया बच्चों, 2100 रुपये हो गया। अब मान लो किसी एक महिला को जरूरत है तो क्या करेगी, उस महीने 2100 रुपये ले लेगी। ठीक है, तो इससे उसे क्या हुआ, उसे कम ब्याज देने से भी बच गई वो, और धीरे धीरे करके क्या करेगी, लोन को चुका भी देगी। तो इससे बैंक की फॉर्मेलिटी से भी क्या होगी, बच गई। महिला सशक्तिकरण हुआ, हाँ महिला अपने आप में क्या हुई, मजबूत हुई, आत्मनिर्भर हुई। और उन्हें क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करके एक सिलाई मशीन खरीदी और उससे अपना रोजगार भी प्राप्त करा। तो बच्चों इस व्यवस्था से क्या लाभ हुआ,
इस वजह से जो ऊपर की तीनों चीज़ें रखी वो सारे ही लाभ होते हैं, तो डी आंसर हो गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप किस ऋण स्रोत में आता है? तो बच्चों सेल्फ हेल्प ग्रुप औपचारिक ऋण में आता है, यानी इस पर सरकार का कंट्रोल भी होता है। अगर मान लो बाई चांस अभी आप मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ा हो, महिलाएं केवल जुड़ सकती हो, ठीक है, और उन्होंने क्या कर रखा, पैसा बैंक से उधार ले रखा, पर उस साल मान लो किस खेती के लिए लिया था उन्होंने, बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया, तो सरकार क्या कर सकती है, उनका वो ऋण माफ कर सकती है, यानी बैंक को दिशा निर्देश देगी कि वो इस ऋण को वापस इन महिलाओं से नहीं मांगेंगे। तो बच्चों एक कैसा सोर्स हो गया, औपचारिक। वहीं आप साहूकार या रिश्तेदार से लेते तो ये बात मानते नहीं, उन्हें तो क्या चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए, ठीक है। मोहन ने बैंक में 50,000 रुपये जमा किए, बैंक ने उसका कुछ भाग रिजर्व में रखा है और बचा हुआ भाग क्या कर दिया, दूसरे लोगों को क्या कर दिया, लोन में दे दिया। बैंक तो ये काम करता है ना, बैंक क्या काम करता है, मान लो ये ए पर्सन है, डी पर्सन है, ये बैंक है, ए पर्सन से 100 रुपये जमा कराएगा, डी पर्सन को 90 रुपया दे देगा, ठीक है, इसको 1 रुपया देगा महीने का, इससे 5 रुपया लेगा महीने का, ठीक है, और बचा हुआ 4 रुपये जो है इसके पास, इसकी क्या हो जाएगी, कमाई हो जाएगी, यानी बिचौलिया के रूप में बैंक काम करता है। तो बैंक का मुख्य कार्य क्या है बच्चों, ऋण देना, हाँ जी सर, जमा लेना, हाँ जी सर, भुगतान की सुविधा करना, हाँ जी सर, यानी हमारा क्या आंसर हो जाएगा बच्चों बाय डिफॉल्ट, ऑप्शन नंबर डी। बैंक जमा धन का क्या करता है, वो क्या करता है, पैसे गिनते रहते हैं? नहीं सर, वो क्या करता है, कुछ सुरक्षित रखता है और कुछ भाग क्या करता है, ऋण में दे देता है, जिसको जरूरत होती है उसको ऋण दे देता है और थोड़ा भाग अपने पास भी क्या रखता है बच्चों, सुरक्षित रखता है। तो आई होप बच्चों यहाँ पे हमने 7 से 8 केस स्टडी जो है सॉल्व कर लिया। हमने जाना कि केस स्टडी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए। ऐसे ही मोर केस स्टडी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है बच्चों। बाय बाय बच्चों, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ठीक है, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और तंदुरुस्त भोजन करें, क्योंकि पेपर आपका आने वाला है। बाहर के फास्ट फूड खाने से बचें और ठंड में बाहर ज़्यादा ना घूमें। बाय बाय।